यह द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, यह युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है महाराणा का, चल फेंक जहां तक भाला जाए, चल फेंक जहां तक भाला जाए। सर्वप्रथम मां भारती के लाल, मुगलों के काल, परम योद्धा महाराणा प्रताप जिनकी आज जयंती है 9 मई, मैं उस हुतात्मा को, मैं उस महान योद्धा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल जो आपका अपना चैनल है 5 जन्य फॉर ऑल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं। सामाजिक विषय की इस यात्रा में हम अपने देश के इतिहास, अपने देश के आधुनिक इतिहास की बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यह विषय वस्तु कुल 5 चरणों में, यानी एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, और उस श्रृंखला का दूसरा भाग आज शुरू हो रहा है, आप सभी के बीच में शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो चुका है। और उसी क्रम में आज के वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, उसका कंटेंट यानी उसकी विषय वस्तु आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस कंटेंट से पहले भी एक घटना घटी थी जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उस विश्व युद्ध ने भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना को प्रभावित करने का काम किया था। उस युद्ध में रक्षा व्यय को बढ़ाया गया था, तमाम प्रकार के कर यानी टैक्स अधिरोपित किए गए थे, यानी एक गरीब, एक दुर्बल भारतीय समाज के ऊपर तमाम प्रकार की बाधाएं, तमाम प्रकार की मुसीबतें यह प्रथम विश्व युद्ध लेकर के आया था, जिसकी चर्चा मैं आप सभी को बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर के 2 स्पेशल यानी विशेष वीडियो भी यह चैनल प्रसारित करेगा। साथ ही साथ महात्मा गांधी का आगमन आप सबसे पहले देख रहे हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से अपने सरजमी, अपने स्वदेश यानी भारत लौटे थे, और 9 जनवरी को उसी आगमन की याद में भारत अप्रवासी दिवस भी मनाता है, यानी 9th January is also celebrated on non-reliable Indian Day। 9 जनवरी को हम अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी जानते हैं, और यह 9 जनवरी 1915 का ही दौर था जब महात्मा गांधी भारत में आए थे दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी से संबंधित, तमाम क्रांतिकारियों से संबंधित यह चैनल बायोग्राफी भी उनकी बनाएगा, प्रसारित करेगा, आप सभी के समक्ष रखेगा। लेकिन हम चलते हैं अपनी उस आधुनिक इतिहास के, जिसका नाम नेशनलिज्म इन इंडिया है, भारत में राष्ट्रवाद है, उस यात्रा का यह दूसरा पड़ाव है। और दूसरा पड़ाव में मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी का आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था। भारतीय समाज विभिन्न समुदायों में बटा था, सबके अपने अपने गोल्स थे, सबके अपने अपने उद्देश्य थे। सभी समुदायों को सामंजस्य करने में, एक जनव्यापी, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को अख्तियार करने में महात्मा गांधी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में भारत को आजाद कराने के लिए एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत यह दूसरा भाग यानी 5 जन्य फॉर ऑल शुरू करने जा रहा है। महात्मा गांधी के आगमन के बाद महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार जो था वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार का मतलब महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, आप सभी लोग जानते हैं। सत्य और अहिंसा मीन्स सत्याग्रह का मतलब महात्मा गांधी का मानना स्पष्ट था कि सत्याग्रह ताकतवर व्यक्तियों के लिए है, यानी सत्याग्रह जो कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वह दुर्बल है, वह निर्बल है। सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के प्रति आग्रह। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते थे। तत्कालीन भारतीय समाज अंग्रेजों के हथियारों के सामने बौना और बेबस था, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा लाई गई यह नीति सत्याग्रह, जो कि सत्य के प्रति आग्रह करके अपने दुश्मन के दिल में, अपने दुश्मन के अंतस में जाकर के अपनी पहचान, अपने इरादे को, अपने सत्य को और अपने अहिंसक छवि को स्पष्ट करने का था। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देश की आजादी मात्र अहिंसा से प्राप्त नहीं हुई है। इस देश को आजाद कराने में कुछ गरम दल के क्रांतिकारी भी थे, जिनकी भूमिका को, जिनके योगदान को हम कदापि भूल नहीं सकते। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि उन सभी हुतात्माओं के याद में, उन सभी महान क्रांतिकारियों के इसको स्मरण करते हुए यह चैनल उन सभी लोगों की बायोग्राफी भी आप सभी के सामने प्रसारित करेगा। हम चलते हैं अपनी यात्रा में। महात्मा गांधी का आगमन हुआ, सत्याग्रह का विचार जो कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आया था। आप सभी को मैं बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका, जहां महात्मा गांधी वकालत का अभ्यास करते थे, वह दक्षिण अफ्रीका भी नस्लीय भेदभाव का शिकार था। अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन
दक्षिण अफ्रीका में भी था। नस्ल भेदी यानी अपार्थिड सिस्टम के नाम से उसको हम जानते हैं। अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ भी महात्मा गांधी ने वहां पर आंदोलन चलाया था। फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान वो परिधि के केंद्र बिंदु थे जहां से उन्होंने इस यात्रा की, इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी स्वदेश लौटे, सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और उस सत्याग्रह के साथ महात्मा गांधी की यात्रा सबसे पहले नील विद्रोह यानी चंपारण 1916 से प्रारंभ हुई। नील विद्रोह आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक भी है जिसका नाम नील दर्पण है। उस नील दर्पण को पढ़ने के बाद नील विद्रोह के बारीकियों को भी हम समझ सकते हैं। नील, जैसा कि आप समझ रहे हो, आप जानते हो कि नील एक कमर्शियल क्रॉप था, एक कैश क्रॉप था, एक वाणिज्यिक कृषि थी। नील अंग्रेज अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उगाते थे। विश्व स्तर पर, विश्व बाजारों में नील की बहुत मांग थी, लेकिन भारतीय किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। नील की खेती करना नहीं चाहते थे, उसके पीछे स्पष्ट रूप से 2 मेन वजह थी। पहली वजह यह थी कि नील एक कैश क्रॉप थी, यानी नील की खेती करने से फायदा, मुनाफा अंग्रेजों को होता था, भारतीय किसान उस मुनाफे का हिस्सेदार नहीं बनता था। और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि नील की खेती और धान की खेती एक ही मौसम में की जाती थी, यानी खरीफ के फसल के रूप में की जाती थी। भारत का किसान पेट के लिए खेती करना चाहता था, अपने अन्न के लिए खेती करना चाहता था, अपने भोजन के लिए खेती करना चाहता था, और नील की खेती भोजन के रूप में प्रयोग नहीं की जाती थी। नील की खेती से भारतीय मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी समाप्त होती थी। अतएव भारतीय किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। अंग्रेज जबरदस्ती कराना चाहते थे और भारतीय किसानों की मंशा को, उनकी मांग को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी ने 1916 में चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है, वहां की यात्रा उन्होंने किया था और वहां पर नील की खेती का विद्रोह यानी विरोध किया था और नील विद्रोह के नाम से वह आंदोलन जाना जाता है। 1916 के बाद 1917 में महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह के नाम से एक आंदोलन चलाए। खेड़ा, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात के किसान हाई रेवेन्यू यानी उच्च लगान दर से परेशान थे। उनका उत्पादन कम होता था और उत्पादन के सापेक्ष अंग्रेजों के द्वारा जो वसूली होती थी लगान की, वो वसूली बहुत ज्यादा होता था। हम कमा 10 रुपए रहे हैं और कर के रूप में यदि हमको 9 रुपए देने पड़े, 11 रुपए देने पड़े, तो आप भली भांति सोच सकते हैं कि वो टैक्स हम कहां से देंगे। और यही खेड़ा के किसानों की मजबूरी थी, यही दयनीय दशा थी। महात्मा गांधी 1917 में खेड़ा भी पहुंचे, खेड़ा के किसानों को साथ लिए और कर देने से, लगान देने से सत्याग्रही तरीके से, अहिंसक तरीके से मना कर दिया और इसी आंदोलन को हम खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। दौर था 1918 की और दास्ता थी अहमदाबाद यानी गुजरात की, जो कि भारत का मैनचेस्टर के रूप में भी आज जाना जाता है। सूती मिल में यानी कपास की फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले लोग थे, उनका वर्किंग और लाइविंग कंडीशन जो था, उनका रहने का और काम करने की जो स्थितियां थी, वो काफी जटिल थी, काफी कठिन थी। और इस कठिनता भरे माहौल में भारत का मजदूर, भारत के सूती फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग अपने आप को असहज महसूस करते थे और उस असहजता को लेकर के 1918 में महात्मा गांधी का दौरा अहमदाबाद हुआ था, जिसको मजदूर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1915 में महात्मा गांधी आते हैं। 3 सालों के अंदर यह 3 प्रकार के क्षेत्रीय आंदोलन शुरू होते हैं और इन क्षेत्रीय आंदोलनों ने अलग अलग लोगों के उद्देश्य जरूर थे, लेकिन उन सारे उद्देश्यों में सामंजस्य बैठाते हुए पूरा भारत जाग जाता है और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की नींव पड़ती है, जो कि एंटी कॉलोनियल होती है, औपनिवेशवादी शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से होती है। और 3 सालों के इस यूनिफिकेशन यानी एकीकरण के बाद अंग्रेज भयभीत होते हैं और इंपीरियल स्टेट ऑफ काउंसिल से अंग्रेजों ने जल्दबाजी में एक एक्ट पास किया, जिसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इस रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है, यानी यह एक ऐसा कानून था जो भारतीयों के अधिकार, भारतीयों के हितों का हत्या करने वाला था, भारतीय अस्मिता की और भारतीयता की, भारत के लोगों के हक को, उनके अधिकारों को छीनने वाला था। आपके मन में तरह तरह के सवाल इस रॉलेट एक्ट से होते होंगे
यह रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में इंग्लैंड के इंपीरियल स्टेट ऑफ काउंसिल से पास किया गया एक ऐसा घिनौना एक्ट था, एक ऐसा काला कानून था जिस काले कानून ने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यानी अंग्रेज महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे इन आंदोलनों से भयभीत हो गए थे। अंग्रेजों को लग रहा था कि अब भारत जाग चुका है और उस जागरण को, उस इच्छा शक्ति को कमजोर करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए यह कानून लाया गया था जिसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट की विशेषता यह थी, इस अधिनियम की विशेषता यह थी, न वकील न दलील इसको कहा जाता है। यानी अंग्रेज जब चाहें किसी भी समय में भारत के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। एक तरह से भारतीय आंदोलन की बुनियाद को कमजोर करने के लिए यह एक्ट लागू हुआ था। निहत्था निर्दोष जिस व्यक्ति की कोई गुनाह नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, उनको भी इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता था। और आज के दौर में हम आईपीसी पढ़ेंगे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो तमाम प्रकार के अधिकारों की चर्चा होगी। लेकिन इस एक्ट में हम भारतीयों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता था। यानी रॉलेट एक्ट के तहत यदि कोई इंडियंस अरेस्ट होता है, कोई भारतीय गिरफ्तार होता था, तो उसकी गिरफ्तारी 2 सालों तक लगातार बनी रहती थी। यानी किसी न्यायालय में किसी वकील के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई दलील नहीं होती थी। आप समझ सकते हैं कितना भयानक और भयावह यह एक्ट रहा होगा। और इसी एक्ट के विरोध में, इसी एक्ट को संलग्न करते हुए भारतीय जनमानस में, भारतीय समाज में एक ऐसी विनाशक घटना हुई जो घटना आज भी हमारे रोंगटे को खड़ी करती है, आज भी हमारे मन में ब्रिटिश रूल के प्रति नफरत पैदा करती है। उस घटना को हम जालियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 में किया गया था। जनरल डायर के द्वारा किया गया वो कायराना हमला था, जिस हमले को, जिस नरसंहार ने निहत्थे हजारों लोगों की जानें ले ली थी, हजारों भारतीय अपने मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उस नरसंहार को जालियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में पड़ने वाला यह जालियांवाला बाग, जहां पर लोग बैसाखी के मेले के आयोजन के लिए इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में लोग चर्चाएं कर रहे थे। भारतीय एकता को एकीकृत किया जा रहा था और उसी समय पूरे शहर में अंग्रेजों के द्वारा मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ मीन्स राइट टू शूट। कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर से बाहर जो निकलेगा उसको गोली मार दिया जाएगा, उसके प्राण और की जो दैहिक स्वतंत्रता है उससे छीन ली जाएगी। यह एक्ट उस समय लगाया गया। जनरल डायर के नेतृत्व में, जनरल डायर के लीडरशिप में अंग्रेज इस बाग को चारों तरफ से घेर दिए और निहत्थे बैठक कर रहे लोगों को, निहत्थे लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी और उन गोलियों के जो जितने भी भारतीय शिकार हुए, उसी हत्याकांड को जालियांवाला बाग नरसंहार कहा जाता है। जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो भारतीय जनमानस के अंतस में भारत का जन यानी भारत का बच्चा बच्चा तक अंग्रेजों के शासन के विरोध में आ गया। और उसी विरोध को साथ में लेकर के महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन को हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में उस आंदोलन को जाना जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहां पर सवाल यह उठता है कि असहयोग ही क्यों? जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो असहयोग ही क्यों, इस बात की व्याख्या महात्मा गांधी ने 1909 में उनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध किताब, जिसको हिंद स्वराज का नाम दिया गया, हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के बीच की यात्रा के दौरान लिखा था। उस किताब में महात्मा गांधी लिखते हैं कि असहयोग के द्वारा ही अंग्रेजों को भारत से भगाया जा सकता है। आपको याद होगा, आपको विदित होगा कि हमारे भारतीय के सहयोग से ही अंग्रेज यहां पर आए थे। जहांगीर का शासन, हम पिछले एरा की भी बातें इस चैनल के द्वारा करेंगे। जहांगीर का ही वह सहयोग रहा होगा, भारतीयों का ही वो सहयोग रहा होगा जिस सहयोग के माध्यम से अंग्रेज भारत में आए थे। भारतीयों का ही सहयोग रहा होगा कि अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करना शुरू किए, और उन्हीं भारतीयों का यह सहयोग रहा होगा कि अंग्रेज व्यापारी से शासक हो गए। तो महात्मा गांधी का मानना था कि यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना यानी कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजों का जो सिस्टम है, ब्रिटिश प्रणाली जो है, वो प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ेगा। अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे
असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, असहयोग आंदोलन होता है और उसी असहयोग आंदोलन से हम इस विषय वस्तु का तीसरा भाग प्रारंभ करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, जल्द हम आपके बीच में आएंगे। कुल 5 श्रृंखलाओं में इस राष्ट्रवाद विषय वस्तु को हम आप सभी के हृदय में स्थापित करने जा रहे हैं। आप सभी को इस विषय वस्तु से रिलेटेड हर एक टॉपिक से रूबरू कराएंगे। जय हिंद, थैंक यू।